वाइफ स्वैपिंग वो भी गांव देहात में, क्या चीज थी जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया कि इस स्टोरी की तह में जाके देखा जाए कि सच क्या है। वाइफ स्वैपिंग में जानती नहीं थी क्या, फिर पता लगा कि नहीं ये होता है अर्बन एरियाज में। एक बहुत बड़ा केस आपको याद होगा आरुषि कांड, उसमें भी कई पत्रकार हैं जो जानते हैं कि अंदर कहाँ कौन से तार इस मुद्दे से जुड़े हैं। ये उस किताब, उस पूरे केस का बैकग्राउंड है। ये इतना बड़ा कांड होता है और उसको दबाने के लिए भी, क्योंकि बड़े बड़े लोग वाइफ स्वैपिंग में शामिल हैं। एलीट क्लास में कितने लोग कर रहे हैं। चाबियां जो डालते हैं ना, बोल में चाबी बदलते हैं, वो हट जाइए। गाड़ी के रंग से बीवी बदल देते हैं, वो गाड़ी का रंग है, उसकी बीवी उसके साथ जाएगी। सोनीपत का जो कपल की आप बात कर रहे हैं, ये महिला प्रेग्नेंट है 7 महीने, इसकी 2 बेटियां पैदा हो चुकी हैं। तीसरी बार ये प्रेग्नेंट है क्योंकि इसको बेटा पैदा करना है। इसने अपनी पत्नी को क्या बताया कि तुम बैकवर्ड हो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें छुरी कांटे से खाना नहीं आता, तुम्हें कहीं मैं बराबरी के दर्जे पे ले जाके बिठा नहीं सकता। अगर तुम्हें ये सब करना है तो दिल्ली में तो बड़ा कॉमन है, वाइफ स्वैपिंग होती है। अब दिल्ली वाले खुद हैरान है ये किताब आने के बाद, अच्छा ऐसा होता है। मैं तो इतने सारे इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स लिखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ऐसा कौन सा जिसने दिल को दहला दिया? जुहू में एक औरत मुझे मिली थी, कहती है प्लीज मुझे हाथ मत लगाना। कहती है मेरा ये पति ऐसा है, ये मेरी 2 बेटियां हैं घर में और ये मानता नहीं है, बाज नहीं आता इन चीज़ों से, और ये बार बार मुझे ले जा करके दूसरों के पास बिठा देता है। तो क्या है कि मैं उनके पाँव पकड़ लेती हूँ, मैं तो कमरे में जब जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे मत छूना। और जिस दिन ये घर तक ले आया इस बात को, उस दिन मैं इसका मर्डर कर दूंगी। अलवर वाली जो महिला है वो तो बकायदा इतना घूंघट, गर्मियों में सिल्क की साड़ी का इतना घूंघट करके आ रही हो, नीचे इतना बड़ा मंगलसूत्र पहना हुआ है और खूब सिंदूर लगाया हुआ है। तो मैंने कहा मैं इससे बात करेंगे तो हम सवाल कैसे करेंगे। वो जो बोलना उसने शुरू किया, वो अपने पति को पीछे छोड़ चुकी थी। मेरे कैमरा पर्सन जो थे वो अनकंफर्टेबल हो गए उसके साथ कि भैया ये महिला है, ये क्या है, मेरे को बचाइए। परेशान। और ये आदमी जो यहाँ पे बोल रहा था, बता रहा था कि हमें कैसे लोग चाहिए, उसमें मैं जो इसकी बातें मैंने इसमें लिखी है ना, आप हैरान हो जाओगे। He cannot do anything, so he want to see his wife be with somebody else. He want to see it. अच्छा ये बताइए कि जिसको अटैक आया वो लेडी कौन थी, उसका क्या बैकग्राउंड था? वो बेसिकली एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, तो उनके घर की बहू थी, विडो थी, उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो किसी और के साथ कपल बना करके जाती थी। ये लोग खुद को खानदानी समझते हैं, ये कहते हैं हमें स्वैपिंग उनसे करनी है जो वेजिटेरियन है, अंडा ना खाते हो, अच्छे खानदान के लोग हो। मैंने कई सारे रूम बुक कर लिए वहां पर और ये सारे कपल्स को मैंने इन्विटेशन दे दिया, आप यहाँ आइए। सोनीपत में ये सब लोग आए। तो फिर हमने प्लान किया कि हमने कहा हम लंच का ऑर्डर करते हैं आपके लिए, ऐसे बोल करके मैंने अपनी टीम को बताया था कि सब के सब गाड़ी पे पहुंच जाना और हम भाग जाएंगे। किसी तरह से गाड़ी में बैठ के भागे और बारिश इतनी थी कि हमें जाना था दिल्ली और पहुंच गए थे देहरादून। अब तो खुला सब, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, कौन कहाँ जाके क्या क्या कर रहा है। कहीं तो रुकेंगे आप, कहीं तो इस शादी जैसी एसोसिएशन को पाक साफ रखेंगे। वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली हमारे समाज का ऐसा सच है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। दिल कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है और दिमाग कहता है कि ऐसा हो रहा है। वैसे भी जब भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमें लगता है कि ये मेट्रो सिटीज़ का, महानगरों का या फिर कुछ एलीट लोगों का शगल या शौक हो सकता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ महानगरों में नहीं हो रहा, बल्कि गाँव देहात में भी ऐसा हो रहा है। आज हमारे पॉडकास्ट में इसी सच्चाई की परत दर परत खुलेगी और हमारी आज की खास मेहमान है वनीता यादव। तो वनीता बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ये किताब वाइफ स्वैपिंग भारत के गाँव की असल रिपोर्ट ये लिखने के लिए और समाज की एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने लाने के लिए जो कि जिससे हम में से ज़्यादातर लोग अनजान हैं, जो थोड़ा बहुत जानते भी थे वो इसे पर्दे के पीछे ही रखना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वनीता ने लगभग 20 साल पहले चैनल पर एक लगभग 11 महीने की मेहनत के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस वक्त भी ये वाइफ स्वैपिंग की जो रिपोर्ट है वो सामने लेकर आई थी। वनीता एक खोजी पत्रकार हैं, 66 स्टिंग ऑपरेशन कर चुकी हैं, अलग अलग चैनल पर हम उन्हें देखते सुनते रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लिया था बीच में, लेकिन फिर से वापसी की है चैनल की तरफ। लेकिन आज की जो हमारी बातचीत है वो होगी इस किताब के बारे में, वो होगी उस सच के बारे में जो कि मैंने बताया जिससे कि हम आँख मूंद के रखना चाहते हैं। तो वनीता सबसे पहले तो मैं अगर ये कहूँ कि ये किताब नहीं है बल्कि ये एक 20 साल से लंबे वक्त से कर रही एक बाईलाइन है, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगी? ये सच है। आपने जितना सच अपनी शुरुआत में इस प्रोग्राम को ओपन करते हुए बोला है, उतना ही बड़ा सच ही है। 20 साल के बाद मैंने अपनी स्टोरी को ओन किया है। ऐसा आप क्योंकि खुद जानती होंगी इस बारे में कि
क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो आपको भी खुद मालूम है कि कोई भी अपनी स्टोरी की बायलाइन के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं किया होगा। शायद ये पहली बार है कि किसी पत्रकार को 20 साल के बाद, यानी 2 दशक के बाद अपनी स्टोरी पर बायलाइन मिली है। जिस चैनल के लिए मैंने काम किया था, मैंने काफ़ी लंबा वक्त 11 महीने स्टोरी पर काम किया था, और उसके बाद 1 साल इंतज़ार किया कि इसे ऑन एयर कर दिया जाए। 11 महीने प्लस 1 साल। हाँ, प्लस 1 साल। जबकि उस 1 साल में मैंने बहुत स्टोरीज की, वो ऑन एयर जाती रही। लेकिन इस स्टोरी की किस्मत में उस वक्त ऑन एयर जाना नहीं था मेरे नाम के साथ, क्योंकि जो भी परिस्थितियां थी, या यूं कहें कि न्यूज रूम की स्टोरीज हैं ये। पत्रकार भी कई चीजों से जूझता है, बाहर तो जूझता है, अंदर भी जूझता है। मीडिया का भी एक काला सच है। ये सच है जो आप कह रहे हो। तो उस परिस्थिति में जब ये ऑन एयर मेरी रिजाइन करने के बाद गई थी, तो मेरी बायलाइन नहीं थी। तो फाइनली इस किताब पर जो मेरा अब नाम लिखा है, ये मुझे बहुत सुकून देता है 2 तरह से। एक तो इतना बड़ा भयंकर सच इस किताब में हमने खोलकर सामने रखा है, जिसको मैंने देखा कि पिछले इन 2 दशकों में भी किसी ने खुलकर कभी चर्चा ही नहीं की। ये भी बड़ी अजीब बात है। दूसरा, मुझे मेरी बायलाइन मिली। तो ये 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक, मैं कहती हूँ कि अगर कुछ कहीं पर आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, और वहां बहुत बदबू आ रही है, तो कुछ लोग हैं जो नाक बंद करके निकल जाएंगे। समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम बदबू क्यों आ रही है, इसे ठीक किया जाए। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन वो हूँ मैं, मुझे लग रहा है। बात है। तो चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए, और 20 साल के बाद जो बायलाइन आपको मिली है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताइए कि जब हम लोग वाइफ स्वैपिंग, एक तो हमारी सोसाइटी में वैसे ही इस तरह के विषयों पे चर्चा नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, लेकिन वो भी गांव देहात में, तो कैसे आपको लगा कि ये हो सकता है, ऐसा हो रहा है? क्या चीज़ थी जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया कि इस स्टोरी की तह में जाके देखा जाए कि सच क्या है? प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं, इस किताब में जो मैंने लिखा है वो वैसे ही लिखा है जैसे कि एक एक करके मेरे सामने आता चला गया पूरा दृश्य, एक एक करके मैंने वैसे वैसे लिखा है। आप जब पढ़ेंगे इस किताब को, जैसे आपने इस किताब को पढ़ा भी, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति चलता चला जा रहा है उसको, ठीक है। जो मुझे महसूस हो रहा था वो मैं लिखती चली गई, जैसे मैंने देखा। नहीं, मैं तो वाइफ स्वैपिंग में जानती नहीं थी क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं नहीं जानती थी वाइफ स्वैपिंग। तो मुझे स्टोरी, दूसरी स्टोरी खोज कर रही थी और वाइफ स्वैपिंग का शब्द पता लगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है वाइफ स्वैपिंग। फिर पता लगा कि नहीं, ये होता है अर्बन एरियाज में। और मैं ऐसे, आपको मेरा जो सोर्स था स्टोरी का, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज करती थी जो कि इन्वेस्टिगेटिव थी, तो कभी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट बस्ट करा दिए, कभी पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, ऐसी तरह तरह की स्टोरीज थी। तो ऐसी जब ये वाइफ स्वैपिंग शब्द आया सामने, तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो मेरे बॉस थे उस वक्त, अजित शाही, अभी वो UN में काम करते हैं, वॉशिंगटन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा ढूंढ कर लाना जो होश उड़ा दे। और जो इंडस्ट्री में जानते हैं लोग, वो जानते हैं कि अजित शाही के होश कैसे उड़ते हैं, कि भैया खबर में वाकई में कुछ होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग लेवल पर सोचते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने कम से कम मुझे एक अलग लीक से, आउट ऑफ द बॉक्स, उनका एक आइडिया होता था आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, तो आउट ऑफ द बॉक्स मैं इस किताब को, इस टॉपिक तक गई उनकी वजह से। तो जब उन्होंने कहा, जब मैंने उन्हें बताया कि वाइफ स्वैपिंग एक ऐसा कुछ होता है, कहते हैं ऐसा होता है, वो भी शॉक्ड थे, ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने बोला तुम ढूंढो ऐसे लोगों को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ लोगों को ढूंढना शुरू किया। नोएडा के एक पहली बार जिस कपल से मैं मिलने गई थी, तो मेरे बॉस मेरे साथ गए थे उस कपल से मिलने, तो हम हस्बैंड वाइफ बन करके गए थे उस वक्त। और आई थिंक ही वॉज एल्डर देन मी, लाइक हाफ ऑफ माई एज, समथिंग लाइक दैट। वो तब मैं 20s में थी, वो 40s में रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनने के लिए साड़ी वाड़ी पहन के गई कि भाई सामने जो कपल आ रहा है उसको ऐसा ना लगे कि ये कुछ फेक बन के आए हैं। आप वहाँ पर गई तो आप कैसे, आपने अप्रोच किया, आपको कैसे पता चला कि ये कपल है जिसको आपको अप्रोच करना है? एक्चुअली क्या हुआ था कि क्योंकि मेरे सोर्स मुझे नंबर्स बता रहे थे, तो उन्होंने गुड़गांव के किसी कपल का नंबर दिया हमें। फिर उसके बाद उन्होंने नोएडा के किसी कपल का नंबर दिया। जो गुड़गांव का कपल था उसमें लेडीज सिर्फ अकेले मिलने के लिए आई थी, मुझे याद है। लेकिन वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उस वक्त टीवी मीडिया में इस तरह की स्टोरीज होती थी, तो अर्बन एरिया पर तो हुई थी। तो जी न्यूज़ ने कुछ स्टिंग किया था उस वक्त। तो वो लेडी बहुत डरी हुई थी और उसने बोला कि हमारा कोई शूट पहले कर चुका है, तो हम ऐसे नहीं बात करेंगे। ऐसे लोग भी उन दोनों डरे हुए मिल जाते थे। तो क्योंकि समाज के अंदर की तह खोलना मीडिया का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो रोल प्ले करती थी तब। तो फिर मैं नोएडा वाले कपल के पास गई, तो मैंने अपने बॉस को बताया, मेरे बॉस मेरे साथ मिलने के लिए गए। तो जब हम वहाँ पर मिलने गए तो उन्होंने देखा कि ये तो वाकई में हस्बैंड वाइफ मतलब मिलने आ रहे हैं, कि वाइफ बदल सकते हैं। तो उन्होंने मेरी स्टोरी अप्रूव कर दी उनसे मिलते ही। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी स्टोरी को अप्रूवल मिल गया। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे क्या लगेगा, मेरी स्टोरी अप्रूव हो गई, अब मैं अपनी स्टोरी पर काम कर सकती हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी पर काम करना शुरू किया। काम करते करते मुझे पता चलता है कि मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि आप अलवर में एक कपल है, उनका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उनसे आप बात करो। मैंने उनसे बात की।
अभी तक तो नोएडा दिल्ली का पता था, मतलब गुड़गांव का पता था। अब पता लगता है कि अलवर में एक कपल है। मैंने अलवर वाले कपल से बात की, मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल, उनका जिक्र है इसमें। तो वो बहुत डरे हुए थे। फ़ोन पे उन्होंने बोला कि क्योंकि हम स्ट्रेंजर थे तो स्ट्रेंजर से मिलते नहीं होंगे, तो उन्होंने बोला हम आपको एक कपल का नंबर दे रहे हैं, एक बार आप उनसे मिलिए। उनको लगा होगा कि इनसे मिलेंगे कुछ गड़बड़ घोल झाल टाइप का होगा तो यहीं पर बस्ट हो जाएगा, हम तक बात नहीं आएगी। लेकिन हमारा तो ऑपरेशन बहुत लंबा था, 11 महीने लंबा ऑपरेशन रहा था ये। तो फिर मैंने उस कपल से बात की, सोनीपत कपल से। जब मैंने उनसे बात की तो वो तैयार हो गए मिलने के लिए तुरंत, और वो जो लेडी जितनी खुशी से मिलने के लिए तैयार हुई वो मैंने जिक्र किया है किताब में। तो जब मैं सोनीपत कपल से मिली, तो अलवर वाला जो था वो अलवर बाद में मिला। अच्छा, बाद में मिला। पहले सोनीपत कपल मुझसे मिला। सोनीपत कपल से जब मैं मिली तो अब मैं समझ चुकी थी, क्योंकि जब मैं बॉस के साथ मिलने गई थी तो मैं समझ गई थी कि भाई अब किसी भी कपल से मिलना है तो कपल बन के नहीं मिलना है। अगर आप कपल बन के मिलते हो तो आप टारगेट पर आ जाते हो, राइट, ठीक है ना। सामने वाला देखेगा तो इसकी बीवी है, और मुझे इन लोगों से खुल के बात करनी थी, इनकी डिटेलिंग्स लेनी थी, तो वो सीन तो नहीं हो सकता था। तो मैंने बहुत क्लियरली रखा था कि मैं खुद को सिक्योर करूं, सेफ रखूं, और ऐसी कहानी बनाऊं जिससे ये लोग मुझसे खुल के बात भी कर सकें। तो मैंने एक आइडिया सोचा। मैंने बोला इनको, जो भी लोग इसमें मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे थे, कि करके नंबर मिल रहे थे, कि मैं वाइफ स्वैपिंग क्लब चलाती हूँ। ऐसा कोई क्लब नहीं है कभी रहा, अब होने लगे हैं, आप राइट, अब होने लगे हैं, अब तो हाँ एग्जैक्टली हाँ, ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप club बन हो जाते हैं, तो कई 100 लोग का होने लगा है। तो उस वक्त नहीं था, तो मैंने कहा 3000 रुपये आप मुझे दीजिए, मैं आपको दूसरे कपल से मिलाऊंगी। ऐसे करके मैंने एक स्टोरी, झूठी कहानी, एक बैकग्राउंडिंग बनाया। फिर मैंने ताकि वो सामने वाला मुझसे खुल के बात कर सके, तो मैंने सोनीपत कपल को यही बोला कि हम क्लब चलाते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो तुरंत तैयार हो गए मिलने के लिए। फिर उसके बाद एक एक करके हम ऐसे और कपल से मिलते रहे। रोहतक, मेरठ, हल्द्वानी, सोनीपत, अलवर, ये सब लोकेशंस पर गए, जुहू गए, तो मुंबई, मतलब बहुत सारे कपल से मिले। 2 स्टोरी प्रियंका जी मैं इसमें बताऊं, आप खुद महिला हैं और हम दोनों ये चर्चा कर रहे हैं, तो बड़ा एक अलग तरह से समझना ज़रूरी हो जाता है। हमारे समाज में औरत को ये कहा जाता है कि शादी करके गई हो अपने पति के घर पे, तो कई परिवार ऐसे हैं, अब धीरे धीरे कुछ परिवारों में बहुत कम परसेंटेज है, ये नैरेटिव चेंज हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि भैया तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी अर्थी वापस आए, अपने पति के घर से उठना, वापस मत आ जाना अपने पति के घर से, है ना। तो ऐसी सोच, ऐसी धारणा इन कस्बों में है जिन जगहों पर मैं गई। हाँ, एक्चुअली मैं जो अपनी किताब पढ़ रही थी तो इसमें ये वाला एक किस्सा, या जो पहला आपका चैप्टर है, वैसे तो सारे ही मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जब मैंने पहला पढ़ा और ये रोहतक वाला जो किस्सा है, तो ये इसमें यही सोचने पर, जो आपने कहा ना, एग्जैक्टली यही लाइन है। सोनीपत, हाँ, सोनीपत, सॉरी। तो सोनीपत वाले में यही बताता है कि एक पहली बात तो वो जो टीचर है, जो हस्बैंड है, पढ़ा लिखा शख्स है, हाँ, ठीक है, वो क्या, और बेटियां हैं 2 उनकी, सरकारी स्कूल में टीचर है। और जिस तरह के आप डिटेल में थोड़ा और आप बताएंगे कि किस तरह का उनका रहन सहन है, सब कुछ है, लेकिन कैसे मुमकिन है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कैसे आप एक होता है कि जैसे आप एक इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ये कोई बहुत रिच, मुझे ना बड़े इंटरेस्टिंग लगता है प्रियंका जी की 20 साल के बाद भी ये टॉपिक अनछुआ है। आप जैसे मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कैसे ये कैसे हो रहा है, मतलब 20 साल पहले भी मैं ये कहती है कैसे हो सकता है, और अभी भी मैं कह रही हूँ कैसे हो रहा है। सोनीपत का जो कपल की आप बात कर रहे हैं, ये महिला प्रेग्नेंट है 7 महीने, बिल्कुल, है ना। इसकी 2 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, तीसरी बार ये प्रेग्नेंट है क्योंकि इसको बेटा पैदा करना है, बेटी नहीं करनी है। तो एक बहुत साफ सी बात है कि यहाँ पर औरत की तो इज्जत वैसे भी नहीं है इस जगह पर। इनको बेटा, ये पुरुष प्रधान समाज वाला व्यक्ति है, इसने अपनी पत्नी को क्या बताया कि तुम बैकवर्ड हो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें छुरी कांटे से खाना नहीं आता, तुम्हें कहीं मैं बराबरी के दर्जे पे ले जाके बिठा नहीं सकता। अगर तुम्हें ये सब करना है तो दिल्ली में तो बड़ा कॉमन है, वाइफ स्वैपिंग होती है। अब दिल्ली वाले खुद हैरान है ये किताब आने के बाद, अच्छा ऐसा होता है, एग्जैक्टली। लेकिन इन कपल्स ने क्या किया हुआ है, इन पतियों ने अपनी पत्नी के जहन में ऐसे डाला कि ये तो कॉमन चीज है, आज का ट्रेंड है, ये तो मॉडर्न दुनिया है, इसका हिस्सा बनना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। उस औरत को लगा कि अगर मैं ये नहीं करूंगी, कितनी सीधी है वो, सोचो कितनी सीधी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी अस्मिता खत्म हो रही है, यहाँ पर मैं खत्म हूँ, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं बचना इसके बाद। मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा होने वाला है, मेरा एक 1 मैन वुमेन वाली पत्नी हूँ मैं, है ना। और इस जिंदगी में अगर मैं इसी के साथ में हूँ पूरी जिंदगी, तो इसके कहने पे कि अपनी इज्जत खत्म कर दूँ, इतना सा सोच तो आना चाहिए।
पता है वो इतनी दबी हुई थी, बहुत दबी हुई थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था, उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये पति शायद मुझे छोड़ देगा, मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा, और ये 2 बेटियों के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। एक औरत सोचती है ये, अगर वो नहीं कमाती है तो वो सोचती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कह रही है कि मेरा पति जो है शादी से पहले से ही मुझे गंदी सीडीज भेजता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पति ने यहाँ पर पूरी तरह से दबाव बना लिया इस औरत के ऊपर। तो और उसने उसे ये समझा बातें जो दिया। आपको शेयर की बाद में की, जब आप बाद में मिलेगी इस मैं तरीके उसके से? घर जब गई थी मिलने के लिए तब, तो मैं बड़ी हैरान थी भाई कैसे 7 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी ऐसा कर रही है। क्योंकि मुझे जब उसने बोला कि मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, देखो ये कितनी सुंदर है, सुनीता को देखो, ये तो बहुत मतलब जो भी उससे मिलता है वो बड़ा खुश होता है, कहता है इसी से मिलना है दोबारा, इस तरह से करके। तो कुल मिलाकर के मतलब वो अपनी पत्नी को ऐसा लग रहा है कि बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उससे काम भी सारे करवा रहा है घर में, पत्नी वाले ट्रेडिशनल काम, कि बेटा भी वंश भी तुम चलाओगी, वंश भी तुम चलाओगी। तो फिर ये शादी की जिंदगी का मतलब क्या है, मतलब ये 7 अफेयरों का मतलब क्या है? अब हमारी सोसाइटी में तो माना ही जाता है कि इतना पवित्र रिश्ता है, 7 जन्म का बंधन है। और अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पति खुद, मैं औरत की मजबूरी तो एक बार को मान भी सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी हों, जैसे कि आपने बताया कि कमाई आप नहीं करते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, बेटियाँ आपके पास ऑलरेडी 2 हैं, तो आप घर लौटना चाहेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं करते। लेकिन वो पति कैसा है जो कि इतनी अच्छी सुंदर सुशील पत्नी को आराम से दूसरों के सामने परोस एक औरत क्या चाहती है कि कोई उससे बदतमीजी करे तो उसका पति उसकी रक्षा करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खुद ही ले जा करके मंडी में बिठा रहा है अपनी पत्नी को, और ऐसी मंडी में बिठा रहा है जहाँ से कोई पैसों में कीमत नहीं लग रही है। कितनी स्मार्टनेस से वो दूसरी पत्नी, मतलब दूसरी औरत अपने लिए इंतजाम कर रहा है, फिर दूसरी औरत, फिर दूसरी औरत। मतलब आपने उसमें हिस्सा बना दिया अपनी पत्नी को। अब वो कुछ कहेगी नहीं, कल को वो कहेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहेगा तुम भी तो जा रही थी, बिल्कुल तुम भी तो जा रही हो ना दूसरे के पास, अगर मैं ही अगर जा रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं, तुम भी हिस्सेदार हो। वो बोल ही नहीं पाएगी, वो ऐसे जाल में फंस गई है। अब मानसिकता सोचिए, वो टीचर है, वो क्या सिखाएगा? ये जब सोच ऐसी क्या है सिखाएगा? तो मैंने क्या ये वो लिखा है अगली पीढ़ी को, हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा कि भाई ये कैसा टीचर है, समाज कैसा समाज बना रहे हैं ये लोग। मतलब देखिए 1 मिनट के लिए अगर आप इस किताब के कवर को देखें तो कोई सोचेगा पता नहीं इसके अंदर क्या सुंदर स्टोरी मिलने वाली है, वाइफ स्वैपिंग, ये लिप्स बने हुए हैं ऊपर और लाल रंग का कवर पेज है। लेकिन अगर आप इसके नीचे पढ़ते हैं भारत के गांवों की असल रिपोर्ट, यहाँ से जस्टिफाई हो जाती है पूरी बात। असल रिपोर्ट का मतलब ये है इसमें कुछ छिपा नहीं है, इसमें बिल्कुल क्लियरली, मैं आपको सच बताऊं, मैंने हो सकता है कम ही लिखा हो पर मैंने झूठ नहीं लिखा है। सारी फुटेज इसकी टीवी चैनल पर है मौजूद। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने तो शायद हमारे व्यूअर से देखा भी होगा उस वक्त पे, हालांकि बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले। हाईएस्ट टीआरपी आई थी प्रियंका जी, पूरा फ्रेम ब्लर था, एक फोटो, एक इतना सा घर का विजुअल, कहीं कहीं किसी मीटिंग की जगह का इतना विजुअल नहीं दिखाया था चैनल ने, इस डर के मारे कि क्योंकि इनके नाम या इनकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो ये सुसाइड कर लेंगे, ऐसी धमकी मुझे दे चुके थे। अच्छा चलिए, इस पे तो हम बात करेंगे कि कैसे उनको पता चला कि आप किस काम से आई हैं और आपकी जो रियलिटी उनको नहीं मालूम था ना मैं पत्रकार हूँ, उनको मैं कुछ और नाम से। हाँ एग्जैक्टली, वो कब जब बाद में पता चला होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल तो मेरे मन में ये आता है कि जब आप उनसे मिलने गई तो उससे पहले आप टीवी पे नहीं दिख रही थी, कोई रिपोर्टिंग जाहिर है मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करती थी तो टीवी पर मैं नहीं आती थी। ओके। अब उसके बाद जैसे कि आपने तो इतने सारे इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स लिखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ऐसा कौन सा जिसने दिल को दहला दिया? एक था जुहू में, एक औरत मुझे मिली थी, उसका पति लेके आया था उसे मिलाने के लिए। मुझे आज भी याद है, शाम का वक्त था, जुहू बीच पर मैं बैठी थी टेबल पर, और तो वो लेडी मैंने दूर से देखा तो एक जगह पे खड़ी हुई है और अपने साड़ी के दुपट्टे को ऐसे उंगलियों से बार बार घुमा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। मुझे लगा, मैंने कहा ये लेडी लग रही है। वो एसटीडी बूथ पे खड़ी थी, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। एसटीडी बूथ से उसके पति ने कॉल किया, हम आ गए हैं। मैं देखा, मैं समझ गई, मैंने कहा शायद यही है। उसके बाद वो आए मिलने के लिए, वो बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल बड़ी सहमी हुई से चुपचाप बैठी है। चलो बहुत कोशिश की मैंने, नहीं बोली थी, अगली मीटिंग में बोली वो। तो मेरा कैमरा पर्सन जो कि मेरे साथ उसमें एक कपल बन के मिल रहा था, तो मैंने उनसे बात कराई तो उसे कहती है, मैं भी बैठी थी उस मीटिंग में, तो कहती है प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाना। कहती है मेरा ये पति ऐसा है, ये मेरी 2 बेटियां हैं घर में और ये मानता नहीं है, बाज नहीं आता इन चीज़ों से,
और ये बार बार मुझे ले जा करके दूसरों के पास बिठा देता है, मतलब क्योंकि इसको दूसरी औरत अब बदले में चाहिए। तो क्या है कि मैं उनके पाँव पकड़ लेती हूँ, मैं तो कमरे में जब जाती हूँ मैं कहती हूँ मुझे मत छूना, और जिस दिन ये घर तक ले आया इस बात को, उस दिन मैं इसका मर्डर कर दूंगी। तो केजी बालाकृष्णन जिन्होंने इस किताब में फॉरवर्ड भी लिखा है, तो उनका ये कहना था कि हम जब कोर्ट में देखते हैं अलग अलग तरह की जो हमारे सामने मामले आया करते थे, क्योंकि अक्सर पुलिस, डॉक्टर, वकील, जजेस, इन लोगों को रियलिटी दिखती है सोसाइटी की, इनको पता लग जाता है, क्योंकि इनके पास अंदर की लेयर्स निकल के आती हैं, नेता के पास नहीं आएंगी, इनके पास निकल के आती हैं। तो उनका कहना था कि ये क्राइम में कन्वर्ट होते हैं। एक बहुत बड़ा केस आपको याद होगा, आरुषि कांड, बिल्कुल पूरी तो दुनिया को हिला के रख दिया था देश में। हाँ, उसमें भी कई पत्रकार हैं जो जानते हैं कि अंदर कहाँ कौन से तार इस मुद्दे से जुड़े हुए थे। आप सही कह रही हैं, मेरी भी बात हुई थी कुछ ऐसे पत्रकार जो हमारे साथ हमारे अखबार में थे, और बिल्कुल डे वन से कहते हैं ना, सबसे पहले जो उस स्पॉट पे पहुंचे, बिल्कुल अंदर तक की उन्होंने रिपोर्टिंग की, किताब लिखी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर खाने क्या चल रहा था इसके पीछे। ये उस किताब, उस पूरे केस का बैकग्राउंड है ये। बिल्कुल इतना बड़ा कांड होता है, और उसको दबाने के लिए भी, क्योंकि बड़े बड़े लोग वाइफ स्वैपिंग में शामिल हैं, बड़े बड़े नामचीन लोग वाइफ स्वैपिंग करते हैं, एलीट क्लास में कितने लोग कर रहे हैं। चाबियां जो डालते हैं ना, बोल में चाबी बदलते हैं, वो हट जाइए, गाड़ी के रंग से बीवी बदल देते हैं, वो गाड़ी का रंग है, उसकी बीवी उसके साथ जाएगी, ऐसे करके। बीवी है, मजाक है, गाड़ी का रंग हो गई, चाबी हो गई, क्या हो गई, बीवी है क्या? सवाल ये है। तुम्हारा घर बसा रही है वो आकर, तुम्हारे बच्चे पैदा करी, तुम्हारा वंश भी चला रही है, अपना घर छोड़ के आ रही है, फिर तुम्हारे कहने पे दूसरे के साथ जा रही है, क्यों जाएगी भाई? अच्छा, कुछ बीवियां हैं जिनको प्रियंका जी इसमें आदत हो जाती है, ऐसी भी हैं। अच्छा, ऐसे कुछ केस आपके सामने? हाँ, इसमें है कुछ केसेस ऐसे, जिन अब इसमें रोहतक वाला केस देखिए, अलवर वाला केस देखिए, हल्द्वानी वाला एक्चुअली पूरा नहीं पढ़ा है, आधे तक ही पहुंची हूं। हल्द्वानी वाला केस देखिए, ये वो केसेस हैं जहां पर इन लोगों को आदत हो जाती है, बीवी आगे निकल गई हैं। जो जुहू का केस मैंने आपको बताया, वो बहुत दिल को छूने वाला था। सोनीपत वाले में तो तरस आ रहा था मुझे, है ना, मतलब उसमें तो वो दबी हुई है, एक डरी हुई है, और ये जो है ये आगे निकल गई। नहीं तो ये जो आप जुहू वाला तो सबकी हैं, जुहू वाला बता रहे हैं, तो जुहू वाले में फिर क्या हुआ? मतलब उसने बताया कि मुझे नहीं जाना होता किसी के साथ, मेरी मजबूरी है, मैं किसी तरह से हाथ वाथ जोड़ करके बच जाती हूँ। तो उसने बोला मुझे आप लोग भी हाथ मत लगाना। ओके। अब उसको तो नहीं पता हम पत्रकार हैं। लेकिन घर तक आपने बोला कि जिस दिन घर तक ले आएगा, मतलब उसका ये था कि किसी पति पत्नी को घर ले आए और मुझे घर पे आके बोले कि तू इसके साथ सो, तो मैं उस दिन इसका मर्डर कर दूंगी, ये कहना था उसका। भाई 2 बेटियां हैं उसके घर में, मैं कह रही बेटे भी हैं, तो भी क्या संस्कार दे रहे, कैसे माँ बाप है ये? किसी के मम्मी पापा है, राइट, किसी के बहू बेटा है, किसी का बेटी दामाद है ये लोग। यही बड़ी बात है ना, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें आप जो लिख रही हैं, बता रही हैं कि वो खासकर जो हम लोग ये वाला सोनीपत वाला जो किस्सा है, वहाँ पे आप बता रही हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि आप बड़ी गाड़ी से आएँ, आप वेस्टर्न कपड़े, जीन्स वगैरह पहन के आएँ, ताकि लोगों को अजीब ना लगे। आप सोचिए कि एक ऐसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं जहाँ पे कि जीन्स पहनना अजीब है, जीन्स पहनना अजीब, ठीक है, लेकिन आप वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं, वो अजीब नहीं है, ठीक है, हमें दुनिया को पता है, लेकिन हमें वाइफ शॉपिंग नहीं पता थी। एग्जैक्टली तो आपको ना, आप घर, मैं मान सकती हूँ कि चलिए घर वालों को नहीं पता है अभी तक, ठीक है, आपको सोसाइटी का, घर परिवार, इज्जत, सो कॉल्ड इज्जत का डर है, ठीक है, लेकिन आपको खुद को तो पता है ना, खुद को तो पता कि आप क्या कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज़ बड़ी बात है। तो लेकिन सोसाइटी का खुद को पता है ना, तभी तो पर्दे में कर रहे हैं, वरना शादी एक ऐसा स्टैंप है जिसकी आड़ में लोग आड़ में कर रहे हैं ना ये लोग, वरना शादी एक ऐसा स्टैंप है जिसको बहुत वैल्यू है। एडल्ट्री है इस कंट्री में तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, फिर ऊपर से सोशल स्टैंप भी है शादी की, तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, और अंदर आप जो चीज़ें कर रहे हो इसकी आड़ में, हालांकि एथिकली तो दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, मतलब ये अलाउड ही नहीं है बिल्कुल एथिकली। आपको सोचना चाहिए ना, मैं तो कहती हूँ कि सिंदूर लगा रही है, मंगलसूत्र पहन रही है, इतना घूंघट करके आ रही है, करवा चौथ का व्रत। अलवर वाली जो महिला है, वो मैं आपको बता दूं, वो तो बकायदा इतना घूंघट गर्मियों में, चिलचिलाती गर्मी में सिल्क की साड़ी का इतना घूंघट करके आ रही है, नीचे इतना बड़ा मंगलसूत्र पहना हुआ है और खूब सिंदूर लगाया हुआ है। तो मैंने कहा मैं इससे बात करेंगे तो हम सवाल कैसे करेंगे, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल औरत है। और मैं आपको बताऊं, जो वो गाड़ी में बैठी, हॉरिबल, वो जो बोलना उसने शुरू किया, वो अपने पति को पीछे छोड़ चुकी थी। ऐसी, मतलब उसको शुरुआत में नहीं थी आदत, पति ने आदत डाली, पति बाहर रहता है,
अब पति के साथ स्वैपिंग किया अब उसके बाद तो उन्हें पति को मतलब ये समझिए कि सिक्सर मार रही है, वो आगे निकल गई है। मेरे कैमरा पर्सन जो थे वो अनकंफर्टेबल हो गए उसके साथ कि भैया ये महिला है, ये क्या है, मेरे को बचाइए। ये भी सच है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, बट वजह तो पता ही है ना कि शुरुआत तो वहीं से हुई है। शुरुआत पति से हुई है, शुरुआत सब में पति से हुई है। औरत नहीं जाके इनिशिएटिव ले रही है। हम सोचते हैं कि गांव शहर से सीखते हैं, गलत है। कई जगह पर गांव से शहर में ये चीजें आती है निकल के। एक्चुअली अंतर ये है ना कि थोड़ा सा जो है ना कि गांव में पर्दे में ज्यादा रहती हैं चीजें, पर पर्दे के अंदर बहुत गंदे रिश्तों की exactly, मैं वही कह रही हूँ कि वो देती जो है। बदसूरती है वो पर्दे के पीछे रह जाती है। शहर में जब चीजें होती है तो खुल्लम खुल्ला ज्यादा होता है, क्योंकि ओपन माइंडेड है, फ्रीडम है, ठीक है, आपको पता है, आप में वो हिम्मत है कि आप सामने कह पाएं, तो इसलिए वहाँ चीजें ज्यादा सामने आती हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने पढ़ा तो मुझे एक चीज़ बहुत हैरान करने वाली थी कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर यंग कपल हैं जैसे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी, तो वहाँ से थोड़े से उम्रदराज लोग भी हैं और उनकी बड़ी अजीबोगरीब फैंटेसीज हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उस किस्से के बारे में बताइए। बहुत अजीबोगरीब फैंटेसीज थी, मतलब हमें लगा था कि क्योंकि हम भी मिल ही रहे थे लोगों को, हमने दुनिया इतनी, हमारी भी उम्र 20s में थी, हमने भी दुनिया इतनी देखी नहीं थी ना, हमें पता नहीं कि कैसे रिश्ते होते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप ऐसे घिनौना रूप नहीं देखना चाहते हैं समाज का, परिवारों का, किसी का, दुनिया का। आप चाहते हैं, कई बार ऐसे भी होता है। लेकिन प्रियंका जी मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको घिनौना रूप दिख रहा है तो क्या आप आंखें बंद कर लेंगे? आप बताएंगे नहीं सबको एक घिनौना रूप है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यहीं पे आपकी ड्यूटी आती है एक नागरिक के तौर पर, तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है और मैं उसको बस्ट करती हूँ, वहीं मुझे पता लगता है वाइफ स्वैपिंग का भी एक रैकेट चल रहा है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ बात भी कर पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ इस किताब से ये सवाल कम से कम उठे कि मैरिज एसोसिएशन जो है वो 7 फेरों का एक सिर्फ तमगा नहीं है जिसके अंदर आप कुछ भी करें, उसको जेन्युइनली निभाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं विनीता, क्योंकि हम खुद सेम प्रोफेशन से हैं और मीडिया में रहने वालों को रिलेटिवली ज़्यादा थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा होती है, हर तरह की चीज़ों के साथ उनका सामना पड़ता है। बट ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आज 20 साल के बाद भी ना ये जो वाइफ स्वैपिंग है इस पर बात नहीं होती है। मतलब मेरे लिए भी ये रिलेटिवली नया ही लगता है। मुझे मेरे 1-2 पॉडकास्ट में और हमने इस पर चर्चा की है, सुनकर कितना शॉकिंग ही लगता है कि अच्छा ऐसा होता है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से लोग हैं जिनके बीच में होता है, कौन लोग हैं, ठीक है। मैं भी यही मैंने किताब में कई बार लिखा, ये हैं कौन ये लोग एग्जैक्टली। और आप उसके बाद कह रहे हैं 20 साल पहले, आप कह रहे हैं गांव देहात में, जो कि आपने एग्जांपल दिए, सारी फुटेज सामने है, सारे टीवी पे चला है, तो उसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है, कि उसमें कुछ आपने 55 टीआरपी आई थी उस वक्त, उनकी हाईएस्ट टीआरपीज में से रही थी। तो ये सारी चीजें हमें सोचने पे मजबूर तो करती हैं, बिल्कुल मजबूर करती हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए, आप बच्चों को कमरे के अंदर बिठाते और दूसरे कमरे के अंदर माँ बाप कुछ भी गंद कर रहे हैं, सोसाइटी में कंप्यूटर बच्चों को चलाना नहीं सिखा रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, और उस पर फिर वो अजीब अजीब से वीडियोस के साथ में दूसरे कपल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। या फिर उनके घर में वो कपल जब आते हैं तो एक रूम में बच्चों को सुला दिया और एक रूम में अंकल आंटी के साथ में मम्मी पापा भी हैं। बच्चे तो सोच रहे हैं मम्मी पापा अंकल आंटी ठीक है बातें कर रहे होंगे, और क्या कर रहे हैं उसकी कोई पता ही नहीं है। अच्छा, आप ये माँ बाप बिगड़े हुए हैं इसमें, बच्चों पे नजर रखी जाती है, माँ बाप पे कौन नजर रखेगा? वो तो खुद जिम्मेदार है ना, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे कि आप एक ही रूम शेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर डूइंग इट। कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक आदमी अपनी पत्नी के साथ में अपना परिवार चला रहा है और वहीं पर एक रूम में जाकर के दूसरे आदमी के साथ में अपनी पत्नी को देख रहा है और खुद भी उसकी पत्नी के साथ है। क्या है ये? क्या है? मुझे तो एक्चुअली शब्द ही नहीं है इससे आगे बात करने मुझे के तो लिए। खुद समझ में नहीं आ रहा था, तभी लिखी मैंने ये किताब। लोग सोच रहे होंगे, कईयों ने कहा विनीता यादव ने किताब लिखी ऐसे शब्द, फिर कुछ ने खुद कह रहे हैं हमारे फ्रेंड्स को कि नहीं विनीता ने किताब लिखी तो कुछ तो होगा। अब जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे तो छोड़ नहीं दूंगी, मुझे गंदगी दिखेगी। मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया इसमें कि मैंने इस पर लिखा, क्यों ना लिखूं। मुझे एक बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि अरे ऐसी किताब को तुम छपवाना मत। हम क्यों नहीं छपवाएंगे? हम जरूर छपवाएंगे। हम दिखाएंगे लोगों को कि समाज जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर एक बदबू आ रही है कहीं पर, उसे क्लीन करो बॉस, उसको क्लीन कर दो। क्या जाता है इसके अंदर? जो कपल्स हैं जिनकी हम बात करें, मैंने वाइफ शॉपिंग पार्टी की थी, इसमें इन लोगों को बुलाया था ताकि ये लोग आपस में कैसे मिलते हैं पता लगे। तो एक भाई साहब कह रहे हैं उसमें 6 बजे तक हम घर चले जाएंगे। हमने अपने घर पे रूल बनाया हुआ है 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं रहेगा, और दिन के उजाले में तुम वाइफ शॉपिंग के लिए निकल रहे हो। किस बात के आइडियल पेरेंट्स हो? तो वही वाली चीज है कि इसलिए छाछ बोले छलनी से देख तेरे अंदर कितने छेद। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्से ये भी थे। जैसे एक बंदा था, जब इनको पता लगा मैं जर्नलिस्ट हूँ,
तो उसने मुझे कॉल करके बोलता है कि अरे मैं तो मैरिड ही नहीं हूँ। मैंने कहा तुम्हारे साथ तो बीबी आई थी, लेकिन बोले वो तो मैं किराए पे ले आया था। मैं किराए पे बीवी ले आए थे? कहते करना क्या था, मंगलसूत्र तो पहनाना था, देखने में थोड़ी सभ्य एक परिवार की लगे। किराए पे कहाँ से आ जाएगी? किराए पे ले आया वो। अरे आ गई, 2 बार अलग अलग थी, तो मेरे को याद नहीं रहा इतना, क्योंकि उस पर मेरा इतना फोकस था नहीं, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा, कहते आपने ध्यान नहीं दिया, देखना मेरी बीवी दोनों अलग अलग हैं। नहीं तो वो जो लड़कियां थी या औरतें थी वो भी किसी नॉर्मल ऐसी फैमिली की थी या कोई भैया देखने में तो बड़ी सभ्य परिवार की लग रही थी। मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, यहाँ पे सबसे बड़ा दोगलापन क्या है, ये लोग खुद को खानदानी समझते हैं। ये कहते हैं हमें स्वैपिंग उनसे करनी है जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, अंडा ना खाता हो, अच्छे खानदान के लोग हों। सीरियसली, अंडा ना खाते हो, अच्छे खानदान के लोग हों, क्योंकि गंदे काम करने तो ये जीबी रोड चले जाएंगे ना। तो गंदा काम इनको नहीं, उसको गंदा बोल रहे हैं। तो ये कौन सा अच्छा? प्रियंका जी, मैंने तो जीबी रोड पे भी स्टोरी की है, एक लड़की को बचाने गए थे हम रेड में। आपको मैं बताऊं, मुझे ये लोग गंदे लगे, और मुझे जीबी रोड का वो गणपति की मूर्ति बहुत सुंदर लगी, जहां पर उन पर इतने सारे फूल चढ़े हुए थे, और छोटे छोटे जो इनके खोखे होते हैं ना, जो मतलब इन महिलाओं के होते हैं, जीबी रोड पर बने होते हैं, जिसमें इनके क्लाइंट आते हैं, तो उसमें छोटे छोटे इतने तेजे से मंदिर आले बने हुए थे, मंदिर की तरह। और उसमें उन्होंने उसमें या तो बेड लगा हुआ था एक सिंगल, और या फिर वो मंदिर का छोटा सा आला बना हुआ था जिसके अंदर भगवान जी थे। तो वो मुझे ज्यादा खूबसूरत लगे, और ये लोग मुझे ज्यादा बीमार लगे, क्योंकि वो औरत अपना तन बेच रही है मजबूरी में पैसा कमाने के लिए, और भगवान की पूजा कर रही है, उसको अपना जो भी जिस भी तरह से समझ रही है वो सिचुएशन को। लेकिन वो गणपति मुझे ज्यादा खूबसूरत लगे, और इन लोगों के घर मुझे बदबूदार लगे, जो चोला पहन रहे हैं समाज का, संस्कृति का, और अंदर वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं। और ये जो बेचारी वेश्या जिनको शब्द दिया गया है, ये जो है, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी इस केस में। कम से कम जो है जेन्युइनली स्ट्रेट तो दिख रही हैं ये। अरे वो गंदगी तो नहीं बेचारी घरों में घुस के। राइट। एक्चुअली इस तरह की बातचीत को कंटिन्यू करना भी इतना आसान नहीं होता है। हाँ, मैं बिल्कुल समझती हूँ। तो हम बात कर रहे थे वीसी साहब की, 55 सालों की उम्र थी, हाँ, अच्छे खासे वेल एजुकेटेड आदमी थे। तो उनका किस्सा क्या था? बहुत गंदे थे, बहुत गंदे थे। गंदे ऐसे थे कि जो बोल रहे थे ना, बातें कर रहे थे, उफ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सिट नेक्स्ट टू हिम। नेक्स्ट टू तो नहीं बैठी थी मैं, जैसे एल शेप में सोफा था तो वो उस तरफ बैठे हुए थे, तो हम इधर एल शेप में इधर बैठे थे, मैं और मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर बैठे थे। उसके बाद उनकी वाइफ को वॉशरूम जाना था, तो जो मेरे टीम मेंबर थे उन्होंने इशारे से उन्होंने बोला कि सॉरी, मेरे क्या उसको जाना था, मेरे टीम मेंबर को वॉशरूम जाना था। तो वो लेडी कहती है कि मैं आपको ले जाती हूँ। अरे बाबा रे बाबा, आधी से भी कम उम्र के थे हम लोग उनसे, आधी से भी कम, हाफ ऑफ द एज से भी कम थे हम उनके, और वो उसको वॉशरूम लेके जा रही है। वो बेचारा तो वहाँ परेशान, और ये आदमी जो यहाँ पे बोल रहा था, बता रहा था कि हमें कैसे लोग चाहिए, उसमें मैं जो इसकी बातें मैंने इसमें लिखी है ना, आप हैरान हो जाओगे। he cannot do anything, so he want to see his wife be with somebody else, he want to see it। ये इनकी फैंटेसीज हैं। इसमें ना प्रकाश कोठारी जो है ना, उनका इंटरव्यू भी है। हाँ, मैंने देखा है। तो उसमें उनका ये कहना है कि शादी के रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाओ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना रहे। शादी का मतलब क्या है? 2 लोग एक साथ हैं, इसमें साथ हैं ये लोग। सवाल मेरा ये है, ये साथ हैं? मतलब ये रिश्ते हैं? ये कैसे रिश्ते हैं? ये साथ में सो कैसे जाते हैं आपस में? घिन नहीं आती एक दूसरे के साथ? कैसे नहीं आती भाई? हम तो एक ट्रेडिशनल फैमिली के हैं, आप और हम जिस तरह सोच रहे हैं एक ही पिच पर हैं। बिल्कुल। बस ये है कि मैंने इस सच को देखा उस स्टोरी में और मैंने इसे लिख दिया, आप मुझसे सुन रही हैं, लेकिन रिएक्शन तुम्हारे सेम है। बिल्कुल। जिस मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि ये ऐसा सच है जिसे कि यकीन करना भी मुश्किल है। हम करना ही नहीं चाहते ना, हमें खुद को लगता है कि इतना घिनौनापन कैसे हो सकता है, कैसे हिस्सा हो सकता है ये हमारे समाज। और आज मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में इतने सारे लोग हैं। देखिए, ह्यूमन ट्रेड इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये सबसे बड़ा व्यापार है इस पूरी दुनिया का, छोटा नहीं है। ये भी उसका एक हिस्सा है, वाइफ स्वैपिंग। ये भी ट्रेड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर आदमी अपनी पत्नी को अपनी बॉस के साथ भेज देता है, बॉस की वाइफ उसके साथ जा रही है। ऐसा तक भी होते हैं। दुनिया भर की चीज़ें, इन पे तो मूवीज़ बन चुकी हैं, अर्बन पे तो। बिल्कुल। मैंने रूरल का किया, लेकिन मेरा मानना ये है कि रूरल कहीं पीछे नहीं रह गया है। अब तो सोशल मीडिया पहुंच गया है वहाँ। अब तो खुला सब, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, कौन कहाँ जाके क्या क्या कर रहा है। कहीं तो रुकेंगे आप, कहीं तो इस शादी जैसी एसोसिएशन को पाक साफ रखेंगे, बिल्कुल, कहीं तो खूबसूरती इसकी बनाए रखेंगे।
आप कह रहे हैं हम हिंदू संस्कृति से, हाँ, लेकिन हम हिंदू संस्कृति से होकर संस्कृति को मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए किस्से तो इसमें बहुत सारे हैं और सारे अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जब आप ये स्टोरी पे काम कर रही थी तो कभी आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं पकड़ी जाऊं तो क्या होगा? हाँ, एक्चुअली क्या था कि डर तो नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग स्टोरीज करने निकलते थे तो डरना तो मतलब नहीं था। हाँ, जब मेरे बारे में पता लग गया कि मैं पत्रकार हूँ तो इन लोगों ने प्लान किया, सब जो लोग आपस में मिल सकते थे मैक्सिमम, कि भाई विनीता को बुलाएंगे। इनको मेरा रियल नेम तो मालूम नहीं था, तो इनको ये था कि इनको बुलाएंगे। तो आपने क्या नाम रखा था? सिमरन। ओके। फिल्मी टाइप बिल्कुल। तो क्योंकि हम लोग को भी मज़ा आता था, किरदार निभाने को मिल जाते थे अलग तरह से। तो इन्होंने प्लान किया कि इनको बुलाएंगे और इन पर अटैक करेंगे वहाँ पे, ताकि ये हमें रिवील ना करें सोसाइटी में। तो हमने इनको 2 बार रिवील किया, इनकी पहचान छुपाकर, कंप्लीटली पहचान छुपाकर। किसी की पर्सनल लाइफ है, उसमें मुझे जाने का हक नहीं है, ये बात मैं मानती हूँ। और मैंने इसमें जिक्र भी किया है कि कई तरह के सवाल थे। मेरी टीम मेट्स ने मेरे को ये कहा कि दूसरों की पर्सनल लाइफ है, तुम क्यों दूसरों की लाइफ में घुस रही हो पर्सनल में। मेरा विचार उनसे कई बार बहस में बदला। मैंने कहा है उनकी पर्सनल लाइफ, लेकिन आप देख रहे हो ये सोसाइटी के अंदर क्या सोसाइटी बना रहे हैं। जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए। क्यों ना मैं बोलूं इस बारे में। तुम अपने बेडरूम के अंदर कुछ भी करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, नो डाउट, लेकिन तुम बेडरूम के अंदर नहीं हो ना यहाँ पर। तुम तो समाज में निकल के बाहर दूसरे के बेडरूम में जा रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल। ये कपल जो हैं, आज हस्बैंड वाइफ हैं, किसी के रिश्ते में जो भी लगते हैं, माँ बाप तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आई नो। एक माँ बाप खुद स्वैपिंग कर रहे हैं। आप देखिए ना कि केसेस कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं अपराध में। माँ बाप खुद स्वैपिंग कर रहे हैं, बच्चों को जरा सा भी आइडिया होगा, आपने कर दी ना बच्चे की जिंदगी खराब। बिल्कुल। या तो वो आपसे पूरी जिंदगी नफरत करेगा या फिर आपकी जैसा बन जाएगा। दोनों में से एक ही चीज होगी, और ये दोनों में से कोई भी चीज होगी वो खतरनाक होगी। तो फिर आपने क्या बनाया अपने बच्चे को? आप क्यों फिर ऐसे, फिर आप मत करो ना शादी। आप उस सोसाइटी में रहो जहाँ पर फ्रीडम चाहिए आपको, जहाँ आपको इंजॉयमेंट चाहिए, जहाँ फैंटेसीज चाहिए। उतनी हिम्मत नहीं है ना। ये दोगलापन नहीं पसंद है। क्यों इतना दोगलापन, किस बात के लिए? ठीक है, एक आदमी शादीशुदा होता है, वो दूसरी औरत से मिलता है, उसका अफेयर हो जाता है उससे। मैं कहती हूँ कि वो एक अलग तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें आप कितना कन्विक्शन से आप दूसरों को ये बात बता पाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो पाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। समाज में जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते कितने क्लियर चल रहे हैं। आप अपनी पत्नी के साथ कितने जेन्युइन हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। आप नहीं हैं, अगर आप उनके साथ जेन्युइन नहीं हैं तो आप उनको क्लियर बताइए। आप उसको यहाँ पर तो बेचारी के साथ जेन्युइन भी नहीं है, उसको मैनिपुलेट और कर रहे हो। बिल्कुल। कि तुम दूसरे के साथ जाओगी तो तुम भी मॉडर्न हो जाओगी। छुरी काटे से तो तुम्हें खाना आता नहीं है, शक्ल से तुम ठीक ठाक लगती हो तो सो जाओ किसी के साथ। मैं भी उसकी पत्नी के साथ सो जाता हूं, तो हम लोग खानदानी लोग हैं। ये खानदान है। कौन से खानदानी लोग होते हैं ऐसे? ये तो वो बात होगी, राजा महाराजाओं के घरों में ना अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, और वैसे राजा महाराजा होते थे। आपने एक नकली मुखौटा ओढ़ रखा है जिसको कि आप, पर ये सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं ना। मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ एग्जैक्टली। देखिए, अगर 20 साल पहले इतने सारे केस आपने इसमें बताए हैं, इतने सारे लोगों को आपने स्टिंग किया, 11 महीने आप बता रहे हैं कि ये पूरा चला, कुल कितने कपल्स को आपने टोटल, जिनके पास? मेरे 10-12 कपल से हमारी मुलाकात हुई थी। अलग अलग तरह के लोग मिलते थे। हम मतलब लोगों से बात करते थे कि आपको कैसे लोगों से मिलना है, क्यों करना चाहते हैं, कितने लोगों से अब तक मिल चुके हैं। अच्छा, जब आपने ये पूछा कि क्यों करना चाहते हैं, तो इस पे ज़्यादातर लोगों का जवाब क्या था? वो मतलब क्या होता था ना कि अलग अलग जवाब थे। कोई कह रहा है कि वो रिलेशनशिप उनका और स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी दलील भी दी कुछ ने। ओह गॉड, कि रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, कैसे होगा? क्योंकि वो एक अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं। ओह गॉड, ऐसे बोलते थे। हाई लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। आई नो। अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए मॉडर्न हूँ, मैं अपनी पत्नी की बायोलॉजिकल नीड अगर पूरी नहीं कर सकता तो इसका ख्याल रख रहा हूँ, तो किसी और के लिए उसको अरेंज कर रहा हूँ। कैसे भाई, कैसे हो जाता है ये? आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? ये लोग करते हैं। और आप खुद भी तो है ना, आप खुद भी दूसरे के साथ इन्वॉल्व है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इनकी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑफ कोर्स
उनको ठीक लग रहा है तभी उसको उनको कर रहे हैं। चेंज ओवर चाहिए। अब जैसे कुछ अलग अलग तरह के लोग हैं जिनसे बात हो रही है आजकल, बताते हैं फ़ोन करके, बोलेंगे अच्छा आपने किताब लिखी है, वो इसके अंदर जाते ही नहीं, अभी उन्होंने किताब अंदर गई नहीं है, सिर्फ वाइफ स्वैपिंग शब्द सुना है, तो मुझे फ़ोन करके कहेंगे ठीक है यार क्या हो गया, सब अपने अपने इंजॉय करो, क्या जाता है यार मुझे समझ नहीं आता कि ये हम कौन से लोगों की बात कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है पता है आपको, पता है प्रियंका जी, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करती हूँ जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि इस समाज में 99% आदमी ऐसा ही है, ऐसा बोला। मैं नहीं कहती 99% ऐसा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो कोई ऐसा बोल रहा है बंदा कि भाई ऐसे हैं तो ठीक है ना, खुल के रहो, क्या दिक्कत है, कम से कम हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कोई चीज़ को। हमें अपने जीवन में नयापन चाहिए, न्यूनेस चाहिए। प्रकाश कोठारी का इंटरव्यू इसमें इसीलिए छापा गया है कि अगर कोई इस टॉपिक को पढ़ के, वाइफ स्वैपिंग शब्द को पढ़ के इस किताब में आ भी जाए और इस किताब को पढ़ भी ले और मेरे विचार सुनने के बाद खुद से घिन भी करने लगे और नहीं भी करे, तो प्रकाश कोठारी का इंटरव्यू भी पढ़े जिसमें रिश्तों को कैसे अच्छा बनाए रखना है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर अनिल सिंह, उन्होंने इंटरव्यू किया था तो वो छापा है। इसमें कई लोगों ने लिखा है, जैसे खोजी पत्रकार हैं अनिरुद्ध बहल, उन्होंने भी लिखा है। अजित शाही जो है मेरे सीनियर, मेरे जो बॉस थे उस वक्त जिनके अंडर मैंने स्टोरी की थी, उन्होंने भी लिखा है। मेरे कोलीग्स हैं, स्वप्निल सारस्वत हैं, पारुल बुद्धकर हैं, इन्होंने भी इस किताब के अंदर लिखा है। तो सब लोग जो विटनेस कर रहे थे उस वक्त, जो ये समझते हैं कि मैंने जो ये स्टोरी की है इसके पीछे एक वजह है। तो कई लोगों ने, मुकेश कौशिक जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने इसमें लिखा है जो उन्होंने पूरी रिसर्च इसके अंदर मेंशन की है निकाल के कि कहाँ कब क्या क्या ऐसे होता था। एक हमारे पुराने दोस्त भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर्वेश तिवारी जी, उन्होंने भी ये नंगेली की कहानी उन्होंने ये रिसर्च करके निकाली कि किस तरह से ये होता था। तो अलग अलग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी, बहुत आदमी ऐसे जिनको झटका लगा ये स्टोरी सुन के ऐसा होता है, जाहिर है ना, वो आदमी तो नहीं जानता ना ऐसा होता है, वो तो कल्चर्ड आदमी है जो ये कह रहा है ऐसा होता है, वो तो फैमिली बना के चल रहा है ना, लेकिन उसको नहीं पता कि ऐसा भी हो रहा है। तो पता तो होना चाहिए ना समाज में क्या हो रहा है। आप अपने घर में बैठे हो आराम से, रोज सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चाय पी रहे हो, अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, पर आपको ये ना पता चले कि समाज के अंदर ये भी हो रहा है। आप ही के पास सामने से कपल निकल के जा रहा है, वो स्वैपिंग के लिए जा रहा है, आपको पता मैं खुद कह रही हूँ ना कि ये तो 20 साल पुराना किस्सा है, ठीक है, उस टाइम पे देखा नहीं देखा, हम भी अब तो बहुत करियर एकदम शुरुआत में थे तो हमें भी उतना नहीं पता है, लेकिन अब जाकर के, अब अभी भी जब मैंने इससे पहले भी इस पे पॉडकास्ट किया है और बात हुई थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ जो बातें हमारे सामने आई कि ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आपकी बातचीत हो रही है, आपकी किताब मैंने पढ़ी है, तो मुझे उससे लगता है कि एक्चुअल में इतना आसान नहीं है इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। या तो फिर वही वाली बात है कि मैं तो आज तक नहीं कर पाई 20 साल से, बिल्कुल कि ऐसा भी होता है। अच्छा ये बताइए कि जितने लोग, इसको 20 साल, आपके इसका जो स्टिंग था वो 20 साल हो गए, 20 साल में फिर कभी मुलाकात हुई उनमें से किसी से? कभी नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी दिल भी नहीं किया कि जैसे मैं कि एक तो रजिस्ट्रार है, वो तो बेचारे अभी पता नहीं उनकी उम्र कितनी होगी, अब तो वो 80 के आसपास पहुंच रहे होंगे। तो नहीं कभी ऐसे दिल नहीं किया कि मैं देखूं कि वो लोग अभी भी इस काम में इन्वॉल्व हैं या किसी की पोल मैंने पट्टी अपने खुली? सोर्स से पूछा था हाँ। कि क्या स्टेटस है, लोग कर रहे हैं अभी भी रूरल में, तो उन्होंने बोला बहुत जम के चल रहा है सब कुछ, अब तो अलग ही लेवल पे चला गया है। अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने देखी नहीं है, मैंने सुनी है, ये मैंने देखा है, मैंने लिखा है। जिस लेवल पे चीज़ें चली गई हैं मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे सोसाइटी बना रहे हैं। राइट। अच्छा ये हर चीज़ में करप्शन हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तों में भी करप्शन का लेवल बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उसमें गंदी गंदी चीजें वो तो देखिए हम बहुत सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, ये थोड़ा पर्दे के पीछे वाली चीज़ है इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मर्डर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो खुल के सामने आ जाते हैं, दिख रहे हैं, वो सब तो हम देख ही रहे हैं। तो हम मान ही रहे हैं कि सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं मानती हूँ इंडिविजुअल तौर पर कि कोई बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल ये अच्छा साइन है। मैं ये बस एक चीज़ कहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, आप अपनी चीज़ को ओन करें। मैंने ये स्टोरी की, मैंने ओन किया। आप अपने रिश्ते में कहीं पर सही है या गलत है, आप उसे ओन करना सीखो। जब आप कॉल लेते हो ना अपने किसी भी रिश्ते के लिए, ये स्वैपिंग वाले क्यों नहीं सामने आ सकते, क्यों सुसाइड कर ले जब ये सच्चाई सामने आती है, ये सुसाइड करने को तैयार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओन नहीं कर सकते ना, ये सच बता नहीं सकते, ये किसी को नहीं बता सकते ये सच। अगर इनमें ये गट्स हैं कि बता दे, आज मुझे बता दीजिए आज तक इतिहास में ऐसा हुआ हो कि एक कपल ने आके कहा कि हाँ भाई मैं वाइफ स्वैपिंग करता हूँ, देखा है कभी कहीं? हम ही ने किताब लिख दी कि लोग करते हैं, यानी छुप के कर रहे हैं, छुप के सारी चीजें करते हैं लोग, खुल के क्यों नहीं सामने आ सकते? तो भी आप क्लैरिटी, कम से कम कुछ तो जस्टिफाई करेंगे ना कि ठीक है आदमी गलत कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप आदमी अपनी बायोलॉजिकल नीड्स का गुलाम भी हो सकता है, आदमी को किसी के प्रति अट्रैक्शन भी हो सकता है, बट ओन तो करोगे ना उसे, मतलब आप उसको कहोगे कि हाँ ये मैंने किया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए कई बार देखते हैं जिगोलोज होते हैं वो सामने आ जाते हैं, सेक्स वर्कर्स हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन इसमें कभी ये नहीं कोई नहीं आता। सामने आता क्योंकि इनको तो अपनी एक इमेज चाहिए सोसाइटी के सामने, एक और सोसाइटी यही खानदानी। बना रहे हैं, क्योंकि जिगलो को और इनको सेक्स वर्कर्स को तो आप सोसाइटी को मानते भी नहीं हो, इनको Agree, मानते हो ना सोसाइटी, तो exactly, ये तो कोई बोलते ही नहीं है हम ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि ये लोग कहते हैं कि अगर ये चीज़ सामने आ गई, खुल के आ गई, हम इतने खानदानी ऐसी कोई चीज़ सामने आई तो सुसाइड कर लेंगे। हाँ, ऐसा कब हुआ, किस केस में आपने देखा कि? एक्चुअली जब ये स्टोरी ऑन एयर जाने की भी बात थी, उससे पहले मुझे याद है जब इन लोगों को पता लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। ऑन एयर कब जाएगी उसकी तो इनको नहीं मालूम था किसी को कुछ भी, लेकिन हाँ ये कि जैसे इनको पता लगा मैं जर्नलिस्ट हूँ, इन्होंने मेरे पास संदेश ये लिख करके चिट्ठी भिजवाई कि हम आपका नाम नहीं जानते, कि नाम तो इनको पता नहीं था मेरा। तो मेरा एक नंबर उस वक्त हुआ करता था, मुझे वो नंबर आज भी याद है। तो उस नंबर इन्होंने कहा हम अपनी चिट्ठी में वो नंबर लिखेंगे और सुसाइड कर लेंगे अगर हमारी ज़रा सी भी पहचान बाहर निकली तो। क्या मतलब कि ये इतना सा भी समाज के सामने नहीं आ सकते कि ये जो कर रहे हैं उसे ओन कर सके, मतलब ये मैं कर रहा हूँ ये कह सकें। राइट। क्यों बच्चों से छुप कर करते हैं? क्योंकि उनको पता है गलत है। भाई एक नया कपल जिसकी शादी हुई वो अपने रूम में जाता है, सबको पता है कि भैया ठीक है ये फैमिली स्टार्ट हो गई, एवरीबडी नोज इट, इट्स बट ऑब्वियस, ऐसे ही तो होता है दुनिया में, ये कल्चर है, तो उसमें कुछ गलत नहीं, सबको पता है ठीक है इनकी शादी हो गई है। अब इनके ये भी अपने रूम में हैं लेकिन ये दूसरे कपल को भी साथ लेके जा रहे हैं। आप नहीं बता सकते ना, नहीं जा सकते ना सबके सामने। अच्छा, ये बताइए कि पता कैसे चला कि आप जर्नलिस्ट हैं, और मतलब कुछ कपल से तो आप मिल चुकी थी ऑलरेडी, 7, 8 या 10 जो भी नंबर रहा होगा, फिर उसके बाद आपको पता चला इन लोगों को कैसे? एक्चुअली बात तो बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है। तो जब इनको पता चला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये जो मेरा सोर्स था उसने मुझे बताया, मैं नहीं जानती ये बात इनको कहाँ से लीक हुई थी, क्योंकि बहुत पुराना मतलब ये है पॉइंट कि जब इन्हें जानकारी मिली तो मुझे यही पता चला था सीधा कि इनको पता लग गया जर्नलिस्ट हैं। स्टोरी ऑन एयर होने की शायद बात हुई थी उस वक्त, तो ऑन एयर होने की, क्योंकि 1 साल बाद ऑन एयर हुई थी, लेकिन उस वक्त भी तैयारी चल रही थी, क्योंकि मुझे याद है कि अजित शाही जो हैं, अजित ने मुझे कहा था कि आप अपनी स्टोरी की तैयारी करो, जल्दी ऑन एयर जाएगी। तो हम लोग हमेशा दूसरे पक्ष की इन्फॉर्मेशन भी लिया करते थे, तो शायद उसी सिलसिले में हमने इनको कुछ कॉन्टैक्ट किया होगा किसी एक को, तो इनको जानकारी मिल गई थी। एक लेडी थी जिसको तो जानकारी मिली थी, तो उसको तो हार्ट अटैक ही आ गया था। मेरे मतलब इसलिए नहीं कि मुझे पता लग गया, उसको डर था कि उसकी रिवील हो जाएगी बात, समाज का डर। फिर मैं कह रही हूँ कोई सुसाइड करने को तैयार है, किसी को अटैक आ रहा है समाज के डर से, क्योंकि उस समाज में ये कर नहीं सकते, ऐसा वो सोच रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं अपने विचार साइड रख देती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है आपकी ज़िंदगी, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मैं कहती हूँ कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। इस सोसाइटी में हमारे जो बच्चे आगे जीवन में आए, बाकी जो जनरेशन्स आए, कम से कम उनको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमें क्या चूज़ करना है, ये गुड है ये बैड है, मुझे गुड रहना है कि बैड रहना है। अब यहाँ तो पता ही नहीं चला ना गुड है कि बैड है, ये तो पर्दे के पीछे है, घुसी हुई दोनों चीज़ें आपस में, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि गुड पेरेंट्स बने हुए हैं और बैड स्वैपिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो क्लैरिटी रखोगे ना आप। ठीक है ये गंदी चीज़ होगी किसी की नज़र में, आपकी नज़र में अच्छी है तो आप ओन करो ना। मैं फिर कह रही हूँ कौन कपल है आज सोसाइटी में, मैं चैलेंज करती हूँ, जो आके कह दे कि मैं स्वैपिंग करता हूँ, और कितनी बड़ी परसेंटेज है आज की तारीख में जो ये करते हैं, पता है आपको? बहुत लोग कर रहे हैं। एक जगह पर रेड हुई थी, 107 कपल कितने में मिले थे। ओह गॉड, बहुत बहुत हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिसको अटैक आया, हाँ, वो लेडी कौन थी, उसका क्या बैकग्राउंड था? वो बेसिकली एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, मतलब काफ़ी नामी, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, तो उनके घर की बहू थी, विडो थी, उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो किसी और के साथ कपल बना करके जाती थी, पर थी तो किसी की बहू। ठीक है उसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर वही मैं कह रही हूँ ना, वो समाज के उस दबाव में है कि भाई वो विडो है तो उसको शादी नहीं कर सकती होगी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो समाज में हैं, है ना। जैसे हमने इस किताब में हर तरह की बात रखने की कोशिश की है, अलग अलग, मैंने जैसे बताया कई पत्रकारों ने अपने विश्लेषण भी इसके अंदर दिए हैं, जानकारियाँ दी हैं। मेरा हिस्सा वो है जो मैंने शूट किया, और कुछ हिस्से इसके अंदर ऐसे हैं जो सब जर्नलिस्ट ने अपने हिसाब से रिसर्च पॉइंट में दिए हैं, तो वो उस हिस्से को उन लोगों ने लिखा है, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये जो महिला थी,
अब इसको ज़रूरत है, तो इसने अपना एक ये वाला तरीका यहाँ पर निकाल लिया। अच्छा ये बताइए वनीता कि जब ये स्टोरी चली थी 20 साल पहले, तब क्या रिएक्शन रहा, और अब जब ये आपकी किताब आई है तब लोगों का क्या रिएक्शन है? 20 साल पहले चली थी तो भी रिएक्शन बहुत शॉकिंग था, और आज भी वहीं खड़े हैं क्योंकि इस बारे में समाज में जिक्र ज़्यादा नहीं हुआ, तो आज भी सेम रिएक्शन है 20 साल के बाद। तो 20 साल में एक बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा होकर कमाने लग जाता है, पूरी जनरेशन बदल जाती है, तो 2 दशक निकल जाते हैं। और सोचो उसके बाद भी हम इस टॉपिक के ऊपर वहीं खड़े हैं, लेकिन इसमें नंबर बढ़ चुके हैं अंदर करने वालों के। खुले में बात करने वाला आज भी कोई नहीं है, नंबर्स बढ़ गए हैं इसमें। तो वैसे तो आपने बता ही दिया कि इसमें जो कौन सा एक पर्टिकुलर केस था जो सबसे ज़्यादा आपको लगा, लेकिन जब इस तरह के केसेस कहते हैं परत दर परत खुलती गई तो आपका रिएक्शन कैसे होता है? आपको लगा कि इतनी कड़ी सच्चाई है, इसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या आपको लगा कि ये क्या है? आपका अपना रिएक्शन कैसा था? एक के बाद मेरा तो 2 केस, रिएक्शन 2 बहुत के बाद 4 शॉकिंग था। केस। मुझे तो लगता था कि मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, मैं इन लोगों से मिलके थक चुकी हूँ। मतलब मुझे लगता था ये क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं ये। मैंने अपने बॉस को बोला था, मैंने अजित को बोला, मैंने कहा मुझे आई नीड अ डॉक्टर। उन्होंने बोला हम इस शो को ऐसे करेंगे, ब्लैक स्पॉटलाइट डालेंगे, ऐसे स्पॉटलाइट में लोगों को बिठाएंगे। मैंने कहा कह रहे एक उसको साइकेट्रिस्ट को बिठाएंगे। मैंने कहा वो मुझे दे दो, आई नीड इट, क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये भी होता है क्योंकि हम मैरिज एसोसिएशन को समझते हैं, जैसे हमारी फैमिली बैकग्राउंड में हमें सिखाया गया कि भाई आपने शादी करनी है, आपका पति आपको प्रोटेक्ट करेगा हमेशा। तो मैं तो उसे एक शील्ड समझती रही, बिल्कुल, कि भाई ये चीज़ है। और ये किताब में जिस भाई 20s में थी जब मैं किताब शूट कर रही थी, मतलब इस स्टोरी को शूट कर रही थी, तो उस वक्त में पता चल रहा है कि ये शील्ड नहीं है, ये तो किल कर रहा है खुद। वो पति जो आपके लिए रक्षा करना चाहिए वो आप ही को चाकू से घोप रहा है एक तरह से। अगर आप उसको इमेजिन करें सिचुएशन को, तो ये एक बहुत गंदी तरह से घोपना ही कहेंगे चाकू को, कि आपने अपनी पत्नी की अस्मिता को खुद ही तार तार कर दिया। जिसको तुम्हें खुद बचाना है आपने उसे खुद ही छिन्न भिन्न करके रख दिया है। तो ये कैसा पति है? ये तो पति नहीं हो सकता। अच्छा ये स्टोरी चूंकि आपने ऑलरेडी अप्रूवल लिया था और एक के बाद इसमें केस आते गए कि आपके सामने सबूत भी था, बहुत ही इंटेंस स्टोरी थी, फिर 1 साल तक ये ऑन एयर क्यों नहीं हो पाई? अब ये तो चैनल जवाब देगा। नहीं, मैं तो इंतजार किया 1 साल, ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ। और जब आपने बहुत पता नहीं, मैंने तो 1 साल इंतजार किया और जैसे मैंने रिजाइन किया उसके 1 महीने बाद ऑन एयर चली गई। तो ये तो न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स है, ये न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स है, इसमें क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है दिल बड़ा करना चाहिए। एक पत्रकार जिसने 11 महीने काम किया अपनी खबर पे, दिल बड़ा करके उसकी खबर का उस हिस्सा उसे देना चाहिए। बिल्कुल। आप मत दो, हमने किताब लिख दी, बिल्कुल आप मत दो। मैं तो कई बार उनको कोशिश की है कि फुटेज मुझे दे दीजिए। नहीं, लेकिन लगा तो आपको जरूर होगा उस टाइम पे, इतनी मेहनत किसी ने की है, अगर 11 महीने दिए हैं किसी स्टोरी को। प्रियंका आप समझते हो, देखिए आप एक दिन की एक स्टोरी करके आते हो, आपको बाईलाइन ना मिले आप लड़ जाओगे, है ना? एग्री। आप सोचो कि मैं 11 महीने अपनी दिन रात मैंने कितना स्ट्रेस लिया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा इन लोगों तक पहुंचने के लिए, है ना? फिर उनके साथ शूट करने के लिए कितनी बार खतरे में डाला होगा खुद को। बिल्कुल। और आपने क्या दिया मुझे? 0। आपने कहा मतलब मेरी जिंदगी का 1 साल ऑलमोस्ट, 11 महीने 1 साल समझिए, वो मेरी जिंदगी से आपने आउट कर दिया। तो मैंने किताब लिख दी। फिर मेरे बॉस ने मुझे बोला कि अजित ने कहा कि ये ऐसा टॉपिक है कि आने वाली जनरेशन्स में भी कभी कोई इस तरह की चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, विनीता तुम इस पर लिखो। हालांकि वो बोल के खुद भूल गए, पर मैंने किताब लिख दी। अच्छा ये जो हमारी बातचीत में से ना 2 चीज़ें मुझे लगी कि जो मैं और जानना चाहूँगी आपसे। एक तो आपने जिक्र किया था कि जब आपने प्लान किया कि सारे कपल से आपकी बात हो गई है और आप इनको मिलवाने के लिए आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। हाँ, तो उस पार्टी में क्या हुआ? और फिर उसके बाद जब आपको पोल खुल गई कि भाई ये तो पत्रकार हैं, ये होंगी, और फिर इन लोगों ने कहा कि आपको बुलाया और फिर आपके साथ नहीं बुलाया नहीं। अच्छा, बुलाना चाहते थे, मैं गई नहीं। ओके, इन्होंने प्लान किया, मेरे सोर्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि लोग तुम पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, तुम जाना मत। मैंने कहा ऑफ कोर्स चले जाएंगे। ये तो इसका जवाब तो मिल गया। हालांकि मुझे कहा गया था, मेरे बॉस की तरफ से भी कहा गया था, मेरे बॉस की तरफ से मुझे कहा गया था कि तुम कुछ दिनों के लिए पेड लीव लो। मतलब 1 महीने का छुट्टियां आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन ऑफिस ने बोला कि तुम छुट्टी लो और किसी ट्रिप पर जाओ, रिलैक्स होके आओ, तुम्हारा खर्चा ऑफिस उठाएगा। तो ये उन्होंने मुझे बोला था उस वक्त। लेकिन खैर हमारे वो बॉस चले गए थे, चैनल में जो ऊपर चैनल हेड थे वो चेंज हो गए, चैनल किसी और ने खरीद लिया। तो जिनके हाथ में गया उन्होंने स्टोरी ऑन एयर नहीं की, क्योंकि पुराने बॉस के अंडर ये स्टोरी की गई थी, तो इन्होंने ऑन एयर नहीं की। जब ऑन एयर नहीं गई तो 1 साल तक वेट करके मैं भी थक गई, मैंने रिजाइन किया। रिजाइन करते 1 महीने में स्टोरी ऑन एयर चली गई। मानसिकता तो साफ है।
बिल्कुल। अच्छा, ये जब आपने इतने लोगों को बुलाया वहाँ पे, एक साथ सारे कपल्स आए, तब उनके आपस में बातचीत किस तरीके से होती है? हाँ, ये किस तरह से होती है, यही मुझे अजित ने बोला था, हमारे जो बॉस थे। उन्होंने कहा अब तक तो तुम 1-on-1 कपल से मिल रही थी, अब तुम एक काम करो, अब तुम इन सबको इकट्ठा बुलाओ। बड़ी आज मुझे हंसी आती है अपनी इस चीज़ पर। मैंने बुलाया कहा उन्हें, हरियाणा टूरिज्म के रिजॉर्ट में। बच्चे थे ना, मैं खुद भी नहीं मालूम था क्या कर रहे हैं। मैंने कई सारे रूम बुक कर लिए वहाँ पर, और ये सारे कपल्स को मैंने इनविटेशन दे दिया, आप यहाँ आइए सोनीपत में। क्योंकि सोनीपत की वो लेडी प्रेग्नेंट थी, तो वो दूर ट्रैवल ना करके आए, इसलिए मैंने वहीं रखा। ये सब लोग आए, कुछ नहीं आ पाए, कुछ आए। तो जब ये आए, आपस में मिल रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमने कैमरा लगाए हुए थे, ऐसे कैमरा सेट किए हुए हैं कि ताकि सबका प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके। तो आके इन्होंने एक दूसरे से, कुछ तो बड़े बिल्कुल जैसे आते हैं ना मम्मी पापा टाइप, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और ज़्यादा बोलना नहीं है, पर वो देख रहे हैं नज़रों से एक दूसरे को, मतलब दे आर स्टेयरिंग दी समबडीज वाइफ। और कोई है जो फ्लर्ट कर रहे हैं, ओपन फ्लर्ट शुरू हो गए एक दूसरे से। तो हमने पूरा सेट किया हुआ था। अब हम क्योंकि एक दिन पहले आके वहाँ रुके थे, फिर हमने क्या किया था कि हमारे सारे कैमरास जो थे, हमने अपना जो, उनको तो ये था कि रुके हुए हैं, तो उस रूम में रुके हुए हैं, तो यानी कि हमने उससे पहले ही लगेज हमारा जो था सब गाड़ी में पहुँचा दिया था। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, सुरेंद्र जो हमारा ड्राइवर था, उसको बताया हुआ था कि भाई भागना है। उस दिन मुझे याद है बहुत तेज़ बारिश आई थी, जब भागने का टाइम आया तभी तो हमें ये क्लियर था कि हमें भाग जाना है यहाँ से अब, क्योंकि जैसे ही सारे कपल इकट्ठे आके मिलेंगे तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बुक हमने किया है, और सबको अपना, उनका टाइम भी था, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी के मम्मी पापा थे, तो टाइम से अपने घर भी जाना है उनको, तो ये चले ही जाएंगे, 1-2 घंटे की बात है। लेकिन ये 1-2 घंटे ये स्वैप ना करें कम से कम। इसके पीछे का एक हमने प्लान बनाया मैंने, कि हम अचानक से गायब हो जाएंगे लंच ऑर्डर करने के नाम पे, कि लंच ऑर्डर करते हैं, पहले आप लोग खाना खाइएगा, फिर आप लोग बात करिएगा आगे। तो थोड़ी बहुत जो ये बातचीत करे थे वो हमने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें ये कह रहे कि 6 बजे के बाद में हम घर पहुंच जाते हैं, 6 बजे के बाद हमारे घर के बाहर कोई नहीं रहता, तो हमें टाइम से वापस जाना है। सब बड़े अपने एथिकल कल्चर्ड बातें कर रहे थे। कुछ लोग फ्लर्ट कर रहे थे, कोई एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही खुले में जैसे खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लोग एक तरह से क्योंकि खानदानी लोग हैं ना, मैं फिर इस बात को बोलती हूँ, ये खानदानी लोग हैं, ये ऐसे हरकत नहीं करेंगे एकदम से, है ना। ये करना चाहते हैं, अपने अंदर की दबी हुई ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन छुपा के। तो फिर हमने प्लान किया कि हमने कहा लंच का ऑर्डर करते हैं आपके लिए, ऐसे बोल करके मैंने अपनी टीम को बताया था कि सब के सब गाड़ी पे पहुंच जाना और हम भाग जाएंगे। तो तब मुझे याद है, फिर हम किसी तरह से गाड़ी में बैठ के भागे, और बारिश इतनी थी कि हमें जाना था दिल्ली, और पहुंच गए थे देहरादून सोनीपत से। तो क्योंकि हम वापस उस रोड पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये लोग हमें ट्रैक करते, पीछा करते, सबके फ़ोन बंद हो गए थे। एक बार तो हमारे बॉस को लगा पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि सबको फ़ोन बंद करने पड़े अपने। फिर जब मेरा फ़ोन ऑन हुआ तब मुझे पता चलता है कि अजित ने, उन्होंने कहा कि मैंने तो पुलिस में कॉल कर दिया था कि मेरी पूरी टीम गायब हो गई है, इनको पता करो ये कहाँ चले गए हैं सब, कहीं कहीं मिसिंग हो गए हो, इन पर अटैक ना हो गया हो। कहते मैं इतना घबरा गया, तुम लोग कहाँ थे। हमने कहा अब क्या करें, सिचुएशन ऐसी थी कि हमें भागना पड़ा और फ़ोन बंद करना पड़ा। तो मैंने कहा मैंने तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, तो डोंट वरी, वी आर ऑल आर सेफ। पता नहीं चला कि वहाँ पे फिर एक्चुअली हुआ क्या? नहीं, हम वहाँ से निकल गए थे। नहीं, उनको टेंशन हो गई, खाना तो आया नहीं, मैंने पता किया था सोर्स से ना। अच्छा, हाँ, तो इनको टेंशन हो गई, खाना तो आया नहीं, कहाँ गए, ढूंढने लगे। हमें ढूंढने के चक्कर में फिर ये स्वैप टेंशन हो गई ना, खानदानी लोग हैं, कहाँ गायब हो गए, जो स्वैपिंग के लिए हमें बुला रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर कहाँ चले गए। इसी डर से सब लोग डर गए। फिर वहीं से इनके दिमाग में क्वेश्चंस भी आने शुरू हुए कि क्या कहानी है। फिर पता लगा धीरे धीरे करके, हमें स्टोरी भी ऑन एयर करनी थी, तो बाद में पता चला, फिर इन्होंने डॉट्स को कनेक्ट किया, तब इनको पता चल गया था सारी कहानी, ये जर्नलिस्ट है। राइट। देखिए, बातचीत से ये बात तो क्लियर है कि चाहे हम 20 साल पहले की बात करें, चाहे आज की बात करें, वाइफ स्वैपिंग जो है वो हमारे समाज का एक सच है। बेशक वो पर्दों के पीछे छुपा हुआ है, छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन होता है, बड़े लेवल पे होता है। हमने पर्दा खोल दिया। जी जी बिल्कुल, तो उसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं एक बार फिर से। पहले भी किया आपने 20 साल पहले, जब आपकी स्टोरी गई, और अब उसके बाद इस किताब के रूप में। हमारा तो काम ही है ये पत्रकार का ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसलिए भी ज़रूरी है। मैं भी ये कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस किताब को इसलिए नहीं पढ़े कि उन्हें कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, ठीक है, चटखारे लेने के लिए नहीं। वो इसलिए कि ये ऐसा सच है जिसे कि जानना चाहिए, हम खुद अलर्ट हो सकें, हम समझ सकें कि ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। आंख बंद करने से सच्चाई बंद नहीं हो जाती ना। बिल्कुल, तो सच बात बेहतर है कि आप आंख खोल के देखें, किताब को पढ़ें, और जो हमारी बातचीत है उस पे भी जो रिएक्शंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई और सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो वो आप लिखें,
और अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई सो मच। दोनों चीज़ों के लिए, कि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी और साथ Thank you साथ so आपने much. इतना वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू सो so मच।